पांचवी जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये उसका पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन और पार्ट 2 जिसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 51, किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? मतलब ऑप्शन में जो दिख रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा आयोग है जिसने अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 263 में है, उसकी स्थापना का समर्थन कौन से आयोग ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न में नहीं जो वर्ड आ गया, इसको हमेशा फोकस करना पड़ता है। मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स है। तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा लग रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो जैसे हम लोग लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं तो बोला गया है यहाँ पे राज्य कानून जो है बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तर्कपूर्ण का मतलब होता है राज्य के पास कुछ सॉलिड रीजन होगा, तभी वो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो कि सही है। उसके ऊपर अगर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, एकत्रित जनता जिनके पास हथियार नहीं रखना चाहिए, मतलब बिना हथियार के हम लोग कहीं पे भी एकत्र हो सकते हैं। और ऑप्शन बी में देखिए, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, मतलब कि हम लोग कहीं शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पे भी हम लोग जमा हो सकते हैं। तो ये सारा क्या है, हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑप्शन ए पढ़िए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। इसका मतलब है अफसर का घेराव जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते। देखिए, अफसर का घेराव जो है ये हमारे स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न में क्या बोला है, नहीं आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 53, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन, देखिए यहाँ पे समर्थन क्या कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। प्रश्न का मतलब क्या है, प्रश्न का मतलब हम लोग समझते हैं जैसे कि कोई राज्य, एग्जाम्पल हम लोग झारखंड ले लेते हैं। झारखंड एक राज्य है, झारखंड का जो हाई कोर्ट है उसमें टोटल जज, एग्जाम्पल से हम लोग ले लेते हैं 30। मान लीजिए झारखंड राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें 30 जज हैं, तो उसका 1/3, अगर 30 का 1/3 निकालते हैं मतलब 30 का 1/3 कितना होता है, 10। मतलब कि प्रश्न में बोल रहा है तो 10 जो जज होंगे वो क्या होंगे, झारखंड से बाहर किसी दूसरे राज्य से होने चाहिए। मतलब किसी हाई कोर्ट का टोटल जज जो है उसका 1/3 क्या होगा, किसी दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो इस बात का समर्थन कौन से अध्यक्ष ने किया था विधि आयोग के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायाधीश HR खन्ना। HR खन्ना जो थे उन्होंने क्या किया था, इस बात का समर्थन किया था कि उच्च न्यायालय के जो जज होंगे उनका टोटल में से 1/3 क्या होगा, किसी दूसरे राज्य से होने चाहिए। ये सब क्या है, ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कुछ कहानी के फॉर्म में ही याद रख सकते हैं। प्रश्न 54, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो किसको सौंपता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? भारत के उपराष्ट्रपति को। मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो प्रश्न का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 माह। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश
संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 सप्ताह। अगला प्रश्न, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो किस रूप में रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध, ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है? भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, मतलब बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राजस्व, नाम से ही पता चल रहा है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है, तो बजट क्या है? मौद्रिक नीति है, वाणिज्य नीति, राजकोष की नीति कि मुद्रा बचत नीति? तो नाम से पता चल रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं बजट क्या है? एक राजकोष की नीति है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। बजट क्या है? सरकार की राजकोष की नीति का एक लेख पत्र है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब ऐसा कोई भी बिल जो टैक्स लगाता हो वो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। ऐसा वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 में बताया गया है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है? राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, मतलब राज्य भविष्य निधि के द्वारा सरकार के पास जो भी पैसा आता है तो उसे सरकार कहाँ पे रखती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सार्वजनिक लेखा निधि में। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट का हिसाब किताब का जांच किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक लेखा समिति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो इनमें से कहाँ पे महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्थानों में यहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का विघटन से ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है गैर आर्थिक घटक नहीं है। अगर गैर आर्थिक घटक नहीं है तो कौन सा घटक के बारे में पूछ रहा है? जो आर्थिक घटक है, ठीक है। तो आर्थिक घटक के अंतर्गत कौन सा आता है? आर्थिक घटक के अंतर्गत आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जैसा कि हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है? कृषि आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कृषि। प्रश्न में क्या बोला था? गैर आर्थिक घटक नहीं है। अगर नहीं बोल दिया मतलब क्या है? आर्थिक घटक है। तो आर्थिक घटक से हम लोग क्या इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बैंकिंग विभाग। अगला प्रश्न, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनमें से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति कटौती प्रस्ताव। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका सही जवाब फिर से कॉमन सेंस के सहारे इसको दिया जा सकता है। जैसे आप गेस कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से अगर हम लोग ज़्यादा लोन लेते हैं तो उसको तो लौटाना भी पड़ता है हम लोग को, इसलिए सैद्धांतिक रूप से क्या होता है? आर्थिक विकास में इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का
कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री हमारे थे BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो किसके द्वारा लागू की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी HRD मंत्रालय के द्वारा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से सही नहीं था? मतलब कि 1991 का जो औद्योगिक नीति था उसकी आलोचना तो की गई थी, तो ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा ऐसा बिंदु है जो उनमें से नहीं था, मतलब कि उसका आलोचना नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि सेक्टर की उपेक्षा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शेयर पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई? तो कब हुआ था इस समिति का गठन? 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा राज्य सरकारों में राजस्व कर का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? 15 मार्च को। अब आज का अंतिम प्रश्न है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? मतलब ब्रिक्स जो हम लोग जानते हैं ब्रिक्स, ब्रिक में एस जुड़ जाता है, तो एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका कब जुड़ा ब्रिक में और ब्रिक्स बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2011 में। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। धन्यवाद।